ये वॉइस बंद करना तो कर पे। कौन है ये? दुकान में बैठा है जैसे। ओके, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से, यानी कि दो सदिशों का गुणनफल। तो इसमें दो टाइप का गुणनफल रहेगा। एक तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो वैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर दो सदिशों का अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर इसी के साथ में एंगल थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, बी वेक्टर। तो एक हम क्वांटिटी यहाँ पर निकालते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट होगा, हम इसमें इसको इस तरीके से निरूपित करेंगे, ए बी कॉस थीटा। मतलब बीच में जो भी एंगल होगा उसका कॉस लिखेंगे, और ए बी के जो परिमाण है वो यहाँ पर लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट करा लेंगे। तो ए बी कॉस थीटा हमारे पास जो क्वांटिटी आती है इसको हम अ, बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो नॉर्मली अगर ए और बी वेक्टर का प्रोडक्ट कराते हैं तो उनके परिमाण का गुणनफल आता है ए बी। तो ए बी के दो भाग आ जाते हैं। एक तो ए बी के दो पार्ट में, एक आएगा ए बी कॉस थीटा और एक आएगा ए बी साइन थीटा। तो जब हम कॉस थीटा लिखेंगे तो इसको अदिश बोलते हैं, और साइन थीटा वाले में यहाँ पर आ जाता है वो सदिश आता है। आगे हम लोग अभी बात करेंगे सदिश के लिए। तो ए बी कॉस थीटा वाले पार्ट को हम अदिश गुणन बोलते हैं। इसको हम ए डॉट बी से निरूपित करते हैं। ये एक वास्तविक संख्या होती है, और अगर दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर संख्याएं बेसिकली दो वेक्टर क्वांटिटीज का गुणनफल अगर जीरो है, ए डॉट बी अगर जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है। और अगर ए बी कॉस थीटा जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए या फिर कॉस थीटा जीरो हो जाए। लेकिन उसने बोला है कि ए बी अगर शून्येतर, शून्येतर का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस केस में ए और बी अगर जीरो नहीं तो उनके परिमाण भी जीरो नहीं होंगे। तो इसका मतलब है फिर कॉस थीटा ही जीरो होना पड़ेगा, और कॉस थीटा अगर जीरो हो जाता है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर के साथ में लंबवत होगा, ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर, ठीक है। ए परपेंडिकुलर टू बी। तो ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए डॉट बी, कहीं पर भी अगर तुम्हें ए डॉट बी की वैल्यू जीरो मिलती है तो इसका मतलब है कि वो आपस में परस्पर लंबवत होंगे, या अगर लंबवत है तो ए डॉट बी जीरो होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। डेफिनेशन ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ए डॉट बी का मतलब अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसमें कंडीशन लगा दी है कि ए डॉट बी होता है क्योंकि ए बी कॉस थीटा। तो अगर इसमें थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ रख देंगे, तो कॉस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस जीरो। कॉस जीरो का मतलब वन हो जाता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी। वही लिखा है ये, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर बी की जगह ए रख दिया जाए, मतलब ए डॉट ए, ए डॉट ए का मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि ए और ए के साथ में एंगल जीरो ही बनाएगा, तो कॉस जीरो का मतलब हो गया वन। तो ए स्क्वायर इंटू वन, मतलब ए स्क्वायर ही रहेगा। तो ए डॉट ए जो होता है वो हमेशा ए स्क्वायर हो जाता है। तो वही कंडीशन ये लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि उनके बीच कोई भी वेक्टर का खुद के साथ में जो एंगल बनता है वो जीरो ही होता है, इसलिए ए डॉट ए की वैल्यू मॉड ए स्क्वायर आ जाती है। अगर थीटा जो है पाई ले लिया जाए तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1, तो -1 पहले आ जाएगा।
तो ए डॉट बी की वैल्यू उस समय माइनस ए बी बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें आई जे वाले जो है इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है कि आई डॉट आई करते हैं जब, तो क्योंकि आई यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका परिमाण एक हो, तो आई डॉट आई मतलब 1 × 1 कॉस, और आई के साथ में आई का ही गुणन हो रहा है, तो उनके बीच में जो कोण होगा वो 0 हो जाएगा, तो 1 × 1 कॉस 0, जिसकी वैल्यू 1 ही आएगी। जे डॉट जे करोगे तो वो भी 1 × 1 कॉस 0, तो ये भी 1 आ जाएगा। के डॉट के करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। लेकिन आई डॉट जे अगर करते हो, आई डॉट जे का मतलब क्या हुआ कि आई और जे के बीच में जो कोण होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, तो 1 × 1 कॉस 90, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि हमेशा जो है आई जो होता है वो एक्स अक्ष की दिशा में लिया जाता है, जे वाई अक्ष की दिशा में, और के जेड अक्ष की दिशा में लिया जाता है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया, तो ये परस्पर 90 डिग्री पर सारे के सारे रहते हैं। ठीक है, आपस में, तो आई जे जे के आई इन सबका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा आपस में, लेकिन खुद का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन बन रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा है दो शून्येतर सदिशों ए और बी के बीच का कोण इस फॉर्मूला से हमें मिलता है। ये याद हो तो फॉर्मूला मैंने लिखा भी था उस दिन, कि कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये उसी फॉर्मूला से निकल के आता है, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो यहीं से बस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ही कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूला से मिल जाएगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब ए डॉट बी लिख दो या फिर बी डॉट ए लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की गुणधर्म में, तो पहला कह रहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का नियम लग जाता है, यानी कि ए के अंदर बी और सी अगर ऐड करके लिखे हैं तो हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर कोई लेमडा एक अदिश राशि है, अदिश का मतलब जिसमें कोई दिशा ना हो, ठीक है, तो लेमडा ए टाइम्स अगर बी डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं इसके साथ में, तो लेमडा हम बाहर रख सकते हैं, लेमडा बाहर रख लेंगे और ए डॉट बी करा सकते हैं। ठीक है, या फिर ए बाहर रख लो, लेमडा का बी के साथ में भी गुणा करा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। और एक सदिश का दूसरे रेखा के साथ में प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ये वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन हमें देखना है, मतलब ऊपर से अगर हम इसमें लाइट डालें, टॉर्च लाइट डालें, ठीक है, तो इतनी रेखा की जो छाया बनेगी इस लाइन पर, यहाँ पर जो छाया बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन या प्रक्षेप इस वेक्टर का, बी वेक्टर मान लो ये बी वेक्टर है और इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, ये वाला पूरा ए वेक्टर था, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा रहा होगा, तो बेसिकली प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आएगी वो बी कॉस थीटा आ जाएगी। लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू हम ऊपर से रख दें अगर, तो बी, ये क्या होता है ए डॉट बी वेक्टर बटा ए बी, कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है, तो बी से बी कट जाएगा, तो आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए, यानी कि हम बी वेक्टर पहले लिख लें और ए वेक्टर अपॉन ए लिख सकते हैं इसको,
जिसको आगे बढ़ा करके लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का कैप। कैप का मतलब होता है कि इसमें हमने इसके ए में एक ही परिमाण से भाग दे दिया है, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसका। ठीक है ना। तो ये बी डॉट ए कैप हमें मिल गया, मतलब ये वाली लंबाई मिल जाएगी, ये इसकी छाया जो बन रही है ना ऊपर से, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन की लंबाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये तो सिर्फ लंबाई मिलेगी बी डॉट ए कैप से। लेकिन अगर हमें इस डायरेक्शन का वेक्टर निकालना है तो ए कैप का मल्टीप्लाई और एक हम बाहर से कराएंगे। ये केवल एक परिमाण बताएगा। ये क्या है, ये परिमाण है। ओके, बी डॉट ए कैप इसका परिमाण है। लेकिन उस डायरेक्शन में अगर हमें कोई वेक्टर देखना है तो हम वेक्टर के लिए ए की दिशा का वेक्टर, दिशा वेक्टर क्या होता है हमेशा, दिशा वेक्टर जो होता है ना वो ए कैप होता है। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, यानी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, उसके परिमाण से भाग देते थे किसी भी वेक्टर में, उसके अगर परिमाण से भाग दे देंगे तो फिर वो दिशा वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो वही दिशा वेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद वही सब लिखा है जो मैंने अभी बताया है यहाँ पे। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 में कह रहा है दो सदिशों ए और बी के परिमाण एक और दो हैं और ए डॉट बी की वैल्यू वन दे रखा है, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच के कोण के लिए फॉर्मूला हमारे पास है कि कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। बहुत आसान है। ए डॉट बी की वैल्यू डायरेक्टली उसने दे रखी है वन, और नीचे मॉड ए का परिमाण वन इंटू बी का परिमाण दो, तो एक बटा दो आ गया। अब तुम्हें ये देखना है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर एक बटा दो है तो थीटा कितना होगा। थीटा हमें पता है 60 डिग्री पर होता है। कॉस 60 की वैल्यू एक बटा दो होती है। हो गया ये एंगल। ठीक है, अगला उदाहरण कह रहा है कि ए की वैल्यू आई प्लस जे माइनस के और बी की वैल्यू आई माइनस जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट मतलब के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट कराया गया है। ए वेक्टर हमें ये दिया था, बी वेक्टर ये दिया था, तो इसमें डायरेक्टली इतना लिख दिया है। कैसे लिख दिया, क्योंकि आई का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट और के का के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया गया है, बाकी छोड़ दिए गए हैं। वैसे मल्टीप्लाई अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ में कराते हैं तो फिर आई का के साथ में भी आता, आई का जे के साथ में भी आता, लेकिन वो सब जीरो हो जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि आई डॉट आई जो होता है वो वन होता है। ठीक है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है। तो इसीलिए आई का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट वन लिख दिया पहला वाला, जे का जे के साथ में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस वन आ गया। के का के पहले माइनस है, इधर के पहले प्लस है, तो माइनस वन और इंटू प्लस वन हो जाएगा माइनस वन, तो पूरी वैल्यू माइनस वन आ गई। ए डॉट बी की वैल्यू माइनस वन आ गई है। और ए वेक्टर जो है ऊपर से उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वाले पोर्शन का, तो इसमें आई जे के जो गुणांक है ना उन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। वन स्क्वायर, इधर भी वन स्क्वायर, इधर भी वन स्क्वायर, तो ये अंडर रूट थ्री आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी मॉड भी जो आएगा ना वो भी अंडर रूट थ्री ही आएगा। मॉड ए भी अंडर रूट थ्री है। तो जब हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यू रखेंगे तो ऊपर तो हमें मिल चुका है माइनस वन ए डॉट बी की वैल्यू, और नीचे अंडर रूट थ्री और ये भी अंडर रूट थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन थ्री। तो कॉस थीटा जब माइनस का वन अपॉन थ्री लिखा जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का एक बटा तीन। इतना ही आंसर लिख सकते हो, या फिर और आगे अगर लिखना है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक बटा तीन इसको और लिखा जा सकता है अगर आगे लिखना है तो, नहीं तो इतना ही सही है। ठीक है, अच्छा सभी को वॉइस वगैरह क्लियर है, वीडियो वॉइस जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यस सर। ओके,
तो इस टाइप के इसमें एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स तुम लोगों को करने हैं। 10.1 में आ जाते 10.3 में आ जाते हैं। 10.3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? अभी कौन कौन है? कार्तिक, हरेंद्र, राहुल, शिवम, मनमोहन, बाकी सब कहाँ गए? राहुल, हरेंद्र, कार्तिक, मनमोहन, शिवम, 5 ही जन है अभी तो। ओके, सो 10.3 इसमें कह रहा है दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और ए डॉट बी की वैल्यू √6 है। तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो पहला सवाल कर लोगे? देखो जरा, यस सर। आसान है। cos थीटा निकालना है। cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये लगाना है और इसी से हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल कह रहा है इसके बीच का कोण निकालना है। तो जैसे ये ए वेक्टर ले लो, ये बी वेक्टर ले लो, तो ए डॉट बी की वैल्यू आएगी आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में गुणा करा करके हमें वैल्यू मिल जाएगी। आई आई 3 बनेगा, जे जे प्लस का 4, के से के का बनेगा 3, 4 3 7 3 10, ये 10 आ गया ए डॉट बी। मॉड ए निकाल लो, इसमें मॉड ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया √14। और इसमें भी √14 ही आएगा बी के मॉड में भी। तो बस इसी में रख देंगे ऊपर वाले फॉर्मूला में। तो 10 अपॉन √14 तो ये आ जाएगा 10/14। तो ये 5/7। ठीक है, 5/7 अगर आ गया तो कॉस थीटा की वैल्यू 5/7, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। इसमें प्रक्षेप हमें कुछ मिलेगा नहीं, जीरो मिलेगा मतलब प्रक्षेप, क्योंकि आई प्लस जे और आई माइनस जे का डॉट प्रोडक्ट जैसे ही कराओगे ना तो जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर हो गया जीरो। चौथे सवाल में कह रहा है कि i+3j+7 के और 7i-j+8 के पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो, यहाँ पर जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना होता है उसको हम ए ले लेते हैं, और जिसका हमें ज्ञात करना है प्रक्षेप उसको हम बी ले लेते हैं। इसका निकालना है बी का। ठीक है, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी कि बी इधर है और ए कुछ यहाँ पर है। तो प्रक्षेप प्रक्षेप जो होता है वो होता है बी डॉट ए कैप। ये प्रक्षेप का अदिश मान है, मतलब सिर्फ परिमाण बताएगा बी डॉट ए कैप। तो इसमें जिसकी वैल्यू आ जाती है बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट। बी और ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जरा बताना कैलकुलेट करके। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 7 और 1 का गुणा 7 हो जाएगा। और कॉपी किताब लेके बैठते हो कि नहीं? -3 और +56, 56 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 60 आ गया। ठीक है, कौन है? हाँ बोलो। हाँ, POCOM3। बोलो क्या क्या बोल रहे हो? किसी ने रेज हैंड किया है?
ओके, चलिए। तो इसमें बी डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 60, तो यहाँ पे 60 आ गया अपॉन मॉड ऑफ ए का मॉड जो बनेगा इसी का यहाँ पे बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64 65 और 49, 65 और 49 कितना होगा, 64 50 114 114, ठीक है। तो इतना हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा सदिश इतने का, इस पर प्रक्षेप का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये आएगा। लेकिन अगर तुम्हें इसमें प्रक्षेप सदिश निकालना होता है तो प्रक्षेप का मैग्नीट्यूड तो ये आता है, लेकिन अगर प्रक्षेप सदिश निकालना है तो प्रक्षेप सदिश की वैल्यू होती है बी डॉट ए कैप, ये तो इतना मैग्नीट्यूड बता देता है, लेकिन इसमें ए कैप का एक बाहर और मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये परिमाण आ जाता है इतना, और ए कैप बाहर और मल्टीप्लाई रहेगा। ए कैप का मतलब समझते ही हो कि इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, ठीक है। तो प्रक्षेप सदिश आ जाता है। और केवल प्रक्षेप पूछ रहा है तो इतना आंसर देना है, प्रक्षेप सदिश पूछ रहा है तो ये वाला आंसर देना है, ठीक है। सॉरी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां कह रहा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर, तो सभी का परिमाण निकाल लेना है। जैसे अब नीचे 7 7 सभी में दिया हुआ है, तो केवल ऊपर ऊपर का परिमाण निकाल लो, इसका जो है परिमाण निकाल लो वो 7 आना चाहिए, इसका परिमाण निकाल लो वो भी 7 आना चाहिए, इसका परिमाण निकाल लो वो भी 7 आना चाहिए। तो 7/7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बहुत इजी है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करोगे ना तो ये टोटल √49 बचेगा, जो कि 7 आ जाएगा, ठीक है। सब में वही नंबर बनेंगे, 6 2 -3 3 6 2, नंबर तो वही है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। यहाँ पे परिमाण लेने में होल स्क्वायर जब कराते हैं तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है। तो सभी 7 यूनिट के आएंगे, ऊपर ऊपर नीचे 7 है तो डिवाइड करने से वापस से वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। छठा सवाल कह रहा है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 8 और मॉड a बराबर 8 मॉड b, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है छठवां। छठवें में कह रहा है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 8। तो इसका मीनिंग हो गया कि जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो a डॉट a फिर प्लस a डॉट b फिर माइनस का b डॉट a माइनस का b डॉट b बराबर 8। तो ये ए डॉट बी डॉट ए कट जाएगा तो बचेगा ए डॉट ए, अभी हमने पढ़ा था कि मॉड का ए स्क्वायर होता है माइनस ये मॉड ऑफ बी का स्क्वायर होता है, बराबर 8 आ जाएगा। फिर इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि मॉड ए की जो वैल्यू है वो 8 टाइम्स मॉड बी है, तो यहाँ पे 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी रख देंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस का मॉड बी स्क्वायर बराबर 8, 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8/63, तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 8/63 का अंडर रूट। तो ये मॉड बी की वैल्यू आ गई, तो मॉड ए की वैल्यू आएगी 8 मॉड बी मतलब 8 अंडर रूट 8/63। तो बस ये हो जाएगा, ए और बी के मैग्नीट्यूड मिल गए, इजी है। इसमें करना है सीधे गुणा कराना है, 3a और 2a यानी कि 6a का स्क्वायर, फिर 3a का 7b के साथ होगा तो 21a डॉट बी, ठीक है। और फिर 5 का होगा तो माइनस का 10a डॉट बी आ जाएगा, और माइनस का 35b का स्क्वायर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद 6a स्क्वायर और 21 - 10
11 ए डॉट बी और माइनस का 35 बी स्क्वायर। ये आंसर हमें इससे मिल जाएगा। यहाँ पे ए डॉट बी लिखना जरूरी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेंगे, लेकिन ए डॉट बी अगर नहीं लिखा, ए बी लिख दिया केवल, तो गलत हो जाएगा सवाल। ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। ए डॉट ए करने पे तो ए स्क्वायर बन जाता है, लेकिन ए डॉट बी ही रहेगा। ए डॉट बी उसको हम उसको जो है ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल है दो सदिशों ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 है तो इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो हमें ए और बी के परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें तरीका क्या होगा, 8वां सवाल देखो। ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है, यानी कि मॉड ए बराबर मॉड ऑफ बी है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है और अदिश गुणनफल 1/2 है। तो ए डॉट बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणन का 1/2 दे रखा है और ए बी हमें निकालना है। ए और बी बराबर मतलब ये सब ए के बराबर मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया कॉस, एंगल बीच का है 60 डिग्री, कॉस 60 रख देते हैं। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो ए स्क्वायर इंटू 1/2 बराबर आ गया 1/2, ये कट जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब ए बराबर 1 आ गया। ए बराबर 1 आ गया तो बी बराबर भी 1 आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में, तो दोनों यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। अगला 9वां सवाल बहुत ही इजी है, इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 12 और ए क्योंकि मात्रक सदिश है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 + 12 यानी कि 13। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी √13, ठीक है। यानी कि एक्स का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 13 √13 आएगा, ये वैल्यू √13 आ जाएगी। 10वां सवाल इसी टाइप का है, तो अब तुम लोगों को ये जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक्चुअली जूम में क्या होता है ना कि मैक्सिमम हम 40 मिनट्स की जो क्लास है वो ही फ्री में ले सकते हैं। तो जो भी क्लास होगी 40 मिनट के अंदर ही रहेगी, नेक्स्ट डे से भी। और इसमें काफी सारे सवाल और भी हैं, 18 नंबर तक के सवाल हैं, तो इनको भी तुम लोगों को जो है ट्राई करना है। और जो नहीं होंगे वो कल पूछ लेना। अभी आज जितना भी पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लो सभी लोग और पूछ सकते हो। हरेंद्र, मनमोहन, राहुल, ये स्कैम 2020 कौन है भाई? वो शांत रहो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ये स्कैम 2020 कौन है? अच्छा, किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर। ओके, ठीक है। तो फिर आज का क्लास भी यहीं पे खत्म करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन, अगर 18 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सदिश गुणन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।